नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रुचिका सैनी आपकी बीएसटी की टीचर। आज हम कक्षा 11 का पार्ट 5 व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ शुरू करेंगे। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। प्रश्न 1, ई व्यवसाय में ई से क्या आशय है? जी हाँ, यहाँ पे ई से क्या मतलब है? ई से मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। प्रश्न नंबर 2, ई कॉमर्स से क्या आशय है? ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक क्रय और विक्रय शामिल होता है। जी हाँ, यहाँ पे जब हमने कॉमर्स की बात की है तो उसमें क्रय और विक्रय शामिल हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, क्या ई व्यापार और ई वाणिज्य ई व्यवसाय के अंग हैं? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या ई व्यापार और यहाँ पे ई वाणिज्य ई व्यवसाय के अंग है? तो जी हाँ, ई व्यापार और ई वाणिज्य ई व्यवसाय में शामिल है। हम मान के चलें कि ये हमारा ई व्यवसाय है और ये हमारा ई व्यापार और ये हमारा ई वाणिज्य है, यानी ये दोनों ई व्यापार और ई वाणिज्य हमारे ई व्यवसाय में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 4, ई व्यवसाय के कार्य क्षेत्र बताइए। मतलब ई व्यवसाय कहाँ कार्य करता है? फर्म से फर्म, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से काम करता है। ई व्यवसाय में फर्म से ग्राहक, एक व्यवसाय दूसरे ग्राहक से संपर्क स्थापित करता है। और दूसरा है अंतः बी कॉमर्स, यानी कि एक ही फर्म के जो विभिन्न विभाग है वो भी ई व्यवसाय के द्वारा आपस में कार्य करते हैं। इसी के अलावा ग्राहक से ग्राहक, यानी एक ग्राहक और दूसरे ग्राहक से संपर्क स्थापित करता है। प्रश्न नंबर 5, एक एक करके हम इनको कार्य क्षेत्र को यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। तो पहला है हमारा फर्म से फर्म। क्या होता है? जब एक फर्म किसी अन्य फर्म को अपने उत्पाद बेचती है, जैसे कि कच्चा माल। मान के चलिए ये एक फर्म है ए, ये फर्म है बी। ये ए फर्म अपना कोई भी कच्चा माल बी फर्म को बेच रही है। तो ये किसके माध्यम से बेच रही है? ये ई व्यवसाय के माध्यम से बेच रही है। ये बेच रही है और बी इसे खरीद रही है। तो ये एक फर्म है, ये दूसरी फर्म है। तो इस प्रकार के व्यवसाय को हमने यहाँ बोल दिया फर्म से फर्म, ई व्यवसाय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है फर्म से ग्राहक क्या है? इसमें एक छोर पर फर्म होती है और दूसरे छोर पर ग्राहक होते हैं, और इनमें जो ऑनलाइन खरीदारी होती है, जैसे उदाहरण बताया गया है, तो इसे हम फर्म से ग्राहक ई व्यवसाय कहते हैं। मान के चलिए ये आपके यहाँ पे एक फर्म है जिसका नाम है ए, ये एक ग्राहक है। यहाँ पे ये ग्राहक फर्म ए से अपने लिए वस्तु या सेवाओं को खरीद रहा है, यानी एक छोर पे हमारा ग्राहक हो गया और दूसरे छोर पे हमारी फर्म हो गई। तो इसे कहा जाता है फर्म से ग्राहक ई व्यवसाय। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। ग्राहक से ग्राहक क्या आशय है? कस्टमर टू कस्टमर, इसे हम कहते हैं C2C। इसमें एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को सामान का क्रय विक्रय करता है, यानी एक तरफ ग्राहक है दूसरी तरफ भी ग्राहक है और दोनों एक दूसरे से सामान को क्रय विक्रय कर रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग करके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मान के चलिए ये आप हैं और ये मैं हूँ। तो यहाँ पे आप मुझे कोई सामान बेच रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से और वो सामान मैं आपसे खरीद रही हूँ ऑनलाइन माध्यम से। तो यहाँ दोनों छोर पे कौन है? यहाँ दोनों छोर पे ग्राहक हैं, एक दूसरे से सामान का क्रय विक्रय कर रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं। तो ये कहलाता है हमारा ग्राहक से ग्राहक, यानी कि C2C, यानी कस्टमर टू कस्टमर। प्रश्न नंबर 8, अंतः बी कॉमर्स क्या है? अंतः यानी अंदर ही अंदर, बी यानी बिजनेस और कॉमर्स यानी क्रय विक्रय। यानी जब एक ही फर्म है, फर्म ए, इसके विभिन्न विभाग होते हैं, इसमें बहुत सारे विभाग होते हैं। इन विभागों में जब आपस में ऑनलाइन माध्यम से कार्य होता है तो उसे हम कहते हैं अंतः बी कॉमर्स। इसमें एक ही व्यवसाय फर्म के, एक ही व्यवसाय फर्म यानी फर्म क्या है? एक ही है, इसके विभिन्न पक्षों में क्रय विक्रय या फिर विचार विमर्श होता है, इसे हम अंतः बी कॉमर्स कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे एक फर्म में उत्पादन विभाग भी होता है, विक्रय विभाग भी होता है। ये जब आपस में एक दूसरे से कोई ऑनलाइन माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे तो वो हमारा अंतः बी कॉमर्स कहलाता है।
प्रश्न नंबर 9, ई व्यवसाय के लाभ बताइए। ई व्यवसाय के लाभ हैं निर्माण में आसानी। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ के निर्माण में आसानी है और इसमें निम्न निवेश यानी कि आपकी पूंजी भी कम लगती है। दूसरा, ये सुविधापूर्वक है। ये आपको 7 दिन में 24 घंटे की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। किसी भी समय आप यहाँ पे क्रय विक्रय की प्रक्रिया कर सकते हैं। गति, इसकी गति भी बहुत तेज़ है। आप घर बैठ के फटाफट सामान को क्रय कर सकते हैं या विक्रय कर सकते हैं। वैश्विक पहुंच, जी हाँ, यहाँ पे गति ज़्यादा होने के साथ साथ इसकी जो पहुंच है वो भी दूर दूर तक है। इसके साथ ही कागज़ रहित, यानी यहाँ जो भी लेन देन होता है उनमें कम से कम कागज़ों का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 10, ई व्यवसाय की हानियाँ यानी कि कमियाँ बताइए। अल्प मानवीय स्पर्श, जी हाँ, आप कोई भी सामान, कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो आप उसे स्पर्श करके नहीं देख पाते हैं। इसी के साथ में आदेश प्राप्ति और प्रदान में असमरूपता, कहने का मतलब है आपने अगर कोई आदेश आज दिया है तो वह वस्तु आपको आज ना प्राप्त होकर कुछ समय बाद प्राप्त होती है, यानी आदेश में और प्राप्ति में क्या पाया जाता है, काफ़ी अंतर पाया जाता है। पक्षों की तकनीकी जानकारी की अक्षमता, और यहाँ पे जो विभिन्न पक्ष हैं, चाहे वो क्रय करने वाले हों या विक्रय करने वाले हों या ग्राहक हो या फिर फर्म के विभाग के जो अन्य कर्मचारी हों, ये जो पक्ष है उनमें इतनी तकनीकी जानकारी भी नहीं होती है, तो इस कारण की वजह से भी परेशानी संभव है। ढूंढ पाने की अक्षमता, यानी कि मान के चलिए आपने कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवाई है, कोई वस्तु मंगवाई है और आपका एड्रेस पे वो वस्तु नहीं पहुंच पाती है, तो कई बार यहाँ पे ग्राहक को ढूंढने में भी परेशानी होती है। इसी के अलावा प्रश्न नंबर 11, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम यहाँ पे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हम इसको यहाँ पे स्टार बना देते हैं। तो देखिए, कागज रहित, सबसे पहले तो लेन देन कैसे हैं, कागज के बिना है, यानी कागज रहित लेन देनों से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक लेन देनों को कानूनी मान्यता। अब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में क्या कहा गया है, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक लेन देन कर रहे हैं उन्हें मान्यता दे दी गई है। डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता, जो आप डिजिटल हस्ताक्षर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, उसे मान्यता दे दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक आलेखों को मान्यता, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज हैं, उन्हें भी ऑनलाइन जो आप इधर उधर ट्रांजेक्शन करते हैं उन्हें भी मान्यता दे दी गई है। किसमें? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में। और वो किस वर्ष पारित हुआ? वो 2000 में पारित हुआ है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 पे, ऑनलाइन लेन देन की प्रक्रिया बताइए। तो जी हाँ, सबसे पहले हम जब भी ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो हमारी लेन देन की प्रोसेस यानी कि स्टेप्स क्या क्या होंगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लेन देन करते हैं, उसके बाद हम आदेश को यानी कि ऑर्डर को प्रेषित करते हैं, उसके बाद हम भुगतान तंत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमें किस माध्यम से भुगतान करना है। प्रश्न ये देखिए, यहाँ पे आपका ऑनलाइन लेन देन की प्रक्रिया समझाई गई है। इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि हमें किस वस्तु को प्राप्त करनी है, कौन सी वस्तु या सेवा हमें ऑनलाइन लेनी है, क्रय करना है। उसके बाद हमने अपना एड्रेस एंटर किया, उसके बाद हमने पेमेंट का जो मोड था उसे सेट किया कि हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी या फिर हम नेट बैंकिंग किसका प्रयोग करके हम अपना पेमेंट करेंगे। इसके बाद हमें सामान की डिलीवरी हो जाती है और सामान की डिलीवरी प्राप्त करने पर हमें सामान रिसीव हो जाता है और फिर से पुनः हम इस प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। तो ये थी आपकी शॉपिंग प्रोसेस यानी कि लेन देन की प्रक्रिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 पे चलिए, ई व्यवसाय की जोखिम क्या क्या है। जी हाँ, अब हमने कहा ई व्यवसाय बहुत अच्छी है, हमने इसकी हानियाँ भी पढ़ी, लेकिन ई व्यवसाय एक प्रकार का व्यवसाय है तो इसमें जोखिम होना भी स्वाभाविक है। तो आइए इसकी जोखिमों को देख लेते हैं। सबसे पहले लेन देन की जोखिम, कि जो भी आप लेन देन करते हैं उसमें जोखिम होता है। बौद्धिक संपदा की, जो आपकी बौद्धिक संपदा है यहाँ पे उसका भी जोखिम पाया जाता है। निजता में हानि, आपकी जो निजता है यानी कि आपकी जो गोपनीय सूचना है, वो भी आपका जो डेटा है वो यहाँ पे उजागर होने की संभावना होती है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 14,
बाह्य स्त्रोतीकरण क्या है? जी हाँ, बाह्य स्त्रोतीकरण को हम एक बार देख लेते हैं। जब संगठन के बाहर से सेवाएं प्राप्त की जाती है। जी हाँ, जब हमारा संगठन है, मान के चलिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ए जो हम चला रहे हैं, इससे हमने कोई सेवा प्राप्त की, जैसे तकनीकी सेवा प्राप्त कर ली, कोई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर ली, कोई शिक्षा से संबंधित सेवा प्राप्त कर ली, कोई बीमा की सेवा प्राप्त कर ली, कोई हमने यहाँ पे परिवहन की सेवा प्राप्त कर ली, कोई बैंक से संबंधित सेवा प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार की जो भी हम सेवाएं प्राप्त की जाती है, क्योंकि ये संगठन की मुख्य गतिविधियों में शामिल नहीं है, और ये जो सेवाएं हैं ये मुख्य गतिविधियों में शामिल नहीं है, मतलब जो संगठन यहाँ पे जिस चीज़ का निर्माण कर रहा है उससे संबंधित ना होकर ये सिर्फ इसकी सहायक क्रियाएं हैं, तो ऐसी क्रियाओं को हम बाह्य स्त्रोतीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण, मेरे कपड़ों की कोई उद्योग खोला है और मैं वहाँ कपड़ों का निर्माण कर रही हूँ। अगर मैं कच्चे माल के रूप में बटन और धागे मंगवा रही हूँ तो ये मेरी मुख्य सेवा है। मैं मशीनरी का प्रयोग कर रही हूँ, मैं सिलाई मशीन का प्रयोग कर रही हूँ, ये मेरी मुख्य सेवा है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैंने सफाई कर्मचारी रखा हुआ है, तो ये मैंने कोई बाहर से सेवा मंगवाई है, कोई बाहर से कोई एजेंसी के माध्यम से सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, तो ये मेरा बाह्य स्त्रोतीकरण कहलाएगा। या हो सकता है मैंने अपने कार्य के लिए कुछ तकनीकी व्यक्तियों को कुछ ऐसे तकनीकी व्यक्तियों को अपॉइंट किया है, तो ये मेरे कार्य के मुख्य कार्य के रूप में संबंधित नहीं है, वो मेरे सिर्फ मार्केटिंग के लिए मैंने उन्हें रखा हुआ है। तो ये भी बाह्य स्त्रोतीकरण की सेवा है, जो कि मुख्यतः मेरे कार्यों से संबंधित ना होकर इसकी सिर्फ सहायक के रूप में काम करती है। प्रश्न नंबर 15, बाह्य स्त्रोतीकरण एक वैश्विक घटना है, कैसे बताएं? बाह्य स्त्रोतीकरण एक वैश्विक घटना है, यानी चारों दिशाओं में, सारे पूरे विश्व में ये फैली हुई है। बताएं कैसे? गैर मुख्य गतिविधियों का ही। जी हाँ, बाह्य स्त्रोतीकरण में आपकी मुख्य गतिविधियों से संबंधित नहीं है। मुख्य गतिविधियों को, जो आप काम कर रहे हैं उसकी जो सहायक के रूप में जो क्रियाएं की जाती है उससे संबंधित है। इसमें तृतीय पक्ष शामिल होते हैं। जी हाँ, इसमें आपके व्यवसाय से संबंधित कोई भी सदस्य या कर्मचारी नहीं आता, आपके व्यवसाय के बाहर के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं। विशेषज्ञता का लाभ, जी हाँ, जब आपने कोई तीसरे पक्ष से कोई सेवा प्राप्त की है तो जाहिर सी बात है वो तीसरा पक्ष कैसे होगा, उस संबंधित सेवा का विशेषज्ञ होगा। सीमित साधन में काम आता है। जी हाँ, अगर आपके पास साधन सीमित हैं, आप इन्हें प्रबंध, ये जो भी सेवाएं हैं इसका आप एक स्थायी अपने संगठन में नहीं रख सकते, तो आप अस्थायी रूप से इन्हें बाहर से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्थायी रखने पे हमारे साधन ज़्यादा प्रयोग आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें साधन जो है सीमित काम में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, बाह्य स्त्रोतीकरण के लाभ बताइए। बाह्य स्त्रोतीकरण के लाभ हैं लागत में कमी। जी हाँ, अगर हमने तीसरे पक्षकार से सेवाएं ली है, जब हमें सेवा की आवश्यकता है, ये सेवा हमने तभी ली है, तो यहाँ पे हमारे कम लागत में भी काम हो जाता है। ध्यान केंद्रित करना, अब इन सेवाओं को जब हम तीसरे पक्षकार से प्राप्त कर रहे हैं तो हम अपनी मुख्य गतिविधियों में पूरी तरीके से ध्यान रख सकते हैं। हम अपने मुख्य गतिविधि को मुख्य उद्देश्य बना के इसमें कार्य कर सकते हैं। गठजोड़ से विकास, गठजोड़ यानी हम जितने भी 2 या 2 से अधिक तीसरे पक्षकारों से ये सेवाएं लेते हैं तो हमारा उनसे संबंध अच्छा स्थापित होता है। अगर हमने बाहर से कोई विशेषज्ञ लिए हैं तो हम उस विशेषज्ञों से अच्छे गठजोड़ स्थापित कर सकते हैं। उत्कृष्टता की खोज, यानी हमें जो ये सेवाएं प्राप्त करने वाले हैं वो एक विशेषज्ञ होते हैं, वो उसमें बहुत अच्छे सेवा देने वाले व्यक्ति होते हैं, उसमें योग्यता उनमें विशेष होती है, तो उत्कृष्टता की हमें खोज मिलती है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, यहाँ पे आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिल जाता है। प्रश्न नंबर 17, बाह्य स्त्रोतीकरण की कमियाँ क्या है? तो यहाँ पे कमियाँ बताएंगे। पहला है हमारा गोपनीयता की कमी। नेक्स्ट है चिंतन कौशल नहीं, नैतिकता यहाँ पे नहीं होती, बेरोजगारी को इसमें बढ़ावा मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको यहीं तक समझ आया होगा। इसके अगले के भाग में हम